इसको इधर कर लो, इधर किधर इधर नहीं इधर। अरे आज बाबा साहब फोटो रखने न कोई आवश्यकता कोई गम फेदे ऊपर दिखी का तो चीज हो पहुंच फोटो वोटो भैया लेते रहो। हाँ गुरु जी आओ आगे आओ। हाँ बढ़िया ले फोटो। आज कोई करने वाला तैयार नहीं है। आप समझ लीजिए कि आज बाबा साहब ने और परिवार ने इतने आंदोलन को खड़ा किया और हम लोगों को इतने अधिकार दिलवा दिए जिससे मतलब हम लोग सब कुछ आज इस हाल में बैठे हैं कि ये जाहिर है। तो आपने परिवार के बारे में जो सुना है तो उसकी एक आंधी आई पैंट फटा पैसा आप दें पर लगन आपने काटी आंधी आई सब्जी में उसका रात पता लगा बालू आंधी में पड़ेगा सब्जी में पैसा राम कुमार भैया पे जितने पैसा सब दिला देंगे लेकिन तुमने जितने लोगों का अनर्थ किया और वह शादी के बाद में तलाक हुआ उसका जिम्मेदार कौन? आपने। हमारे लोग तर्क नहीं करते। हम तो ये देखते हैं फेसबुक पे बहुत बड़े नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री रहे, मजे की बात वो हमारे बोर्ड से विधायक होते हैं, वो हमारे आरक्षण का खुला विरोध कर देते हैं। अब हमारे लोग इतने डरपोक हैं। चलो हम लोग धरती पर नहीं कर पाते, चलो जमीन पे लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम तो इसलिए ऐसी कौम में पैदा हुए, हमारे तो नेता मंत्री वहां संसद में भी नहीं विरोध कर पा रहे हैं जैसे हम यहाँ दबे हैं। ठीक उसी प्रकार मुझे लगता है शोषण एक ऐसी चीज है, जातीय शोषण ऐसी चीज है वो हर जगह पर है। मजदूरी अगर करेगा तो मजदूर के लेवल का शोषण होता है और अगर आईएएस अधिकारी बनता है तो आईएएस अधिकारी के लेवल का शोषण है और अगर वो विधायक मंत्री बनता है तो मुझे लगता है विधानसभाओं में उसी लेवल का शोषण होता होगा। ऐसा मैंने महसूस किया। उस समय जरूरत पड़ती है अम्बेडकर और पेरियार के विचारों को पढ़ने। उस समय हमें ताकत देते हैं पेरियार और अम्बेडकर के विचार के। हमारे पास ऐसे ऐसे महापुरुष भी हुए जिन्होंने इस पाखंडवाद विश्वास को अपने जूते की नोक पर रगड़ कर फेंक दिया। ऐसे भी हमारे यहाँ महापुरुष। इसलिए जरूरत पड़ती है पेरियार को पढ़ने। और ये पेरियारवाद एक ऐसा नशा है जिसको ये समझ में आ जाता है तो पूरे जीवन में कभी छोड़ता नहीं। एक परिवार ये उनको उनके कारवां को ललन सिंह यादव ने बढ़ाया। तो हमारे समाज में तमाम ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ऐसे आंदोलन किए हैं। परिवार के आंदोलन को ललन सिंह यादव ने जब बढ़ाया तो आप समझ लीजिए ललन सिंह यादव की जब हत्या की जाती है तो ललन सिंह यादव को और समाज का कल्याण हो गया। जितनी कथाएं हम लोगों ने 7 दिन 9 दिन सुनी है, मंद से भले बताया गया होगा इसे सुनो तुम्हारा परलोक समझ जाएगा। परलोक किसी ने देखा नहीं और लोग किसी का समझा नहीं। लेकिन मैं दावा करता हूं कि आज पेरियार कथा सुन के जाओ, इस छत से जब नीचे सड़क पर उतरोगे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा अगर तुमने उसे समझ लिया। ये वो पेरियार कथा है। और जिन जिन लोगों ने पेरियार को पढ़ा है, हालांकि अंधविश्वासी लोग तो उन्हें कुछ भी अधार्मिक राक्षस कह के भले कुछ भी गाली देते हो अलग बात है, लेकिन जिसने पेरियार के विचार को धारण किया है उसका जीवन कितना सरल और सुलभ हो जाता है ये तो वही जानता है। नाम नहीं है पेरियार, एक उपाधि है जो तमिलनाडु में जैसे हम लोग हिंदी पट्टी में हम लोग हिंदी भाषा में जिसे महापुरुष या महानुभाव कहते हैं, तमिल भाषा में उन्हें वहां पेरियार कहा जाता। पेरियार किसी का नाम नहीं है। और पेरियार को कितना सम्मान दिया गया, कितना सम्मान दिया गया कि उस राज्य के लोगों ने उनके नाम के आगे पेरियार लगा दिया। और पेरियार एक ऐसे शख्सियत थे, उन्होंने माना, उन्होंने अपने नायक रावण को माना। और बहुत से समाज सुधारकों की लंबी लिस्ट है। बहुत से समाज सुधारक आपने देखे होंगे लेकिन सब अभावग्रस्त जीवन जिए होंगे। पेरियार साहब एक
ऐसे अकेले महापुरुष हैं जो बहुत बड़े घराने में पैदा हुए थे। लोग तो केवल उनके इतने जानते हैं कि पेरियार साहब एक धार्मिक अंधविश्वास के विरोधी थे, लेकिन ये अधूरा सत्य है। एक सत्य ये भी है कि नशा मुक्ति आंदोलन में पेरियार साहब ने अपने ताड़ के पेड़ जो महात्मा गांधी ने नशा मुक्त आंदोलन चलाया था, उनके महात्मा गांधी के आह्वान पर पेरियार साहब ने जो अपने ताड़ के पेड़ कटवाए थे, उस समय उनकी कीमत 50,000 थी। आज की डेट में वो कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए हो। आप समझ लो कि वो कितने बड़े घराने में पैदा हुए होंगे। मैंने उनकी जीवनी पढ़ी भी है, मैंने उनके जीवन पर किताब भी लिखी है। उनके जीवनी में यहाँ तक है कि जो त्रावणकोर के राजा हुआ करते थे, वो अक्सर जब आते थे उनके पिताजी के पास बैठा करते थे। और उनकी शख्सियत आप देखिए, उन्हीं राजा के खिलाफ बाइकोम में एक मंदिर था, बाइकोम में तब एक केरल में एक जगह पड़ती है बाइकोम, वहां पर एक मंदिर था। उस मंदिर पे जब दलित पिछड़ों को उस मंदिर के सामने से निकलने नहीं दिया जाता था, तब पेरियार साहब ने उस राजा के खिलाफ बाइकोम आंदोलन चलाया था। और उस आंदोलन में जब उन्हें विजय प्राप्त की तो त्रावणकोर के राजा ने स्वागत करके कहा कि मैं तो त्रावणकोर का राजा हूं, आप बाइकोम के राजा। ये वो इतनी बड़ी शख्सियत थी। बहुत से लोग जानते वो केवल समाज सुधारक थे, इसमें कोई शक नहीं, वो बड़े समाज सुधारक थे। लेकिन ये भी इसमें भी कोई शक नहीं है, वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े राजनीतिक नेता भी रहे। इतने बड़े राजनेता थे कि तमिलनाडु के एक अखबार में निकला था, एक प्रतिष्ठित अखबार में निकला था कि सरकारें आती रहती हैं, तमिलनाडु में जाती रहती हैं, लेकिन वहां का शासन एक बांस की खटिया, पत्रकार लिखते हैं कि बांस की खटिया पर एक पेड़ से होता। हाँ, हमेशा सचिवालय के पीछे मुख्यमंत्री बनते थे, बदलते थे, लेकिन वो द्रविड़ मुनेत्र कड़गन की सरकार हो, डीएमके की सरकार रही हो, अथवा एआईडीएमके की सरकार रही हो, दोनों सरकारें पेरियार साहब के विचार पे चलती थी। और पेरियार साहब हमेशा मुख्यमंत्री आवास के पीछे एक खटिया पे बैठा करते थे। और इतिहास में एक पहला उदाहरण ये भी है कि किसी मुख्यमंत्री को अगर बेंत से किसी ने मारा है भारत के इतिहास में, तो वो भी इतिहास में पेरियार साहब का इनाम है। पेरियार साहब ने करुणानिधि जो उनके शिष्य थे, जो मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने बेंत से मारा था। ये भी एक इतिहास है। और कितनी बात, कोई बड़ी बात नहीं थी, बात केवल इतनी थी कि वो आशीर्वाद लेने जब मुख्यमंत्री की शपथ ली और उसमें मुख्य अतिथि थे पेरियार नीरामा स्वामी नायकर, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शपथ लेने के बाद पैर छूने गए। तो पेरियार साहब ने कहा, उनके पास जैसे वो झुके पैर छूने के लिए, तो उनके पास बेत रखा था, वो बेत ही मारने लगे। तो लोगों ने पकड़ा, क्या हुआ? बोले मुख्यमंत्री बन नहीं पाया और ब्राह्मणवाद का पालन करने लगा। ऐसी शख्सियत थी पेरियार नीरामा स्वामी नायकर। बहुत से लोग कह देते हैं कि वो तो ब्राह्मणों के विरोधी थे। ब्राह्मणों के विरोधी नहीं थे, वो ब्राह्मणवाद के विरोधी थे। और हमारे समाज में 95% लोग नहीं जानते हैं कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में क्या अंतर है। मैं बताना चाहता हूं, ये गांठ में बांध लो, ब्राह्मण से ज्यादा हम लोग ब्राह्मणवादी हैं, ब्राह्मण हमसे कम ब्राह्मणवादी है। हम लोग ब्राह्मण से कई गुने ब्राह्मणवादी हैं, वो अलग बात है कि वो हम लोग जानते नहीं। ब्राह्मणवाद ये है, अगर कभी भी कोई भी दलित पिछड़ा आज भी पूजा में रखा हुआ सेब नहीं खा सकता, इतना डरता है, और ब्राह्मण रोज खाता है। आप बताओ नास्तिक कौन हुआ? नास्तिक ब्राह्मण हुआ। या कई फोटो देखी है कि शिवलिंग पे पैर रख के जल चढ़ाया जा रहा, ब्राह्मण चढ़ा देता है, तो वो पहले 50 बार माथा टेकेगा और प्रायश्चित करेगा। 2-3 दिन उसे चिंता रहेगी कि हमारा कुछ अनर्थ ना हो जाए, और वो लोग रख देते हैं। हम लोगों ने बलि आज भी अपने हाथ से देवी देवताओं पे बलि नहीं चढ़ाई। आप हमारे बगल में कुर्रिया कला गांव है, आप आइए, मैं दिखाऊंगा। नवरात्र में
20-20 बकरों की बलि ब्राह्मण लोग अपने हाथ से देते हैं और उसके मांस को खाकर। कारण हम लोग ऐसी बात नहीं करते हैं कि सुनी सुनाई, प्रत्यक्ष देखी हुई बात। और इसीलिए पेरियार साहब का कोई काट नहीं है। उन्होंने कई हाई कोर्टों का, सुप्रीम कोर्ट का मुकाबला किया। एक बार की बात है, एक तमिलनाडु में एक कार्यक्रम होता था, यहाँ भी हरदोई में भी होता है। हरदोई में एक बहुत बड़े बड़े आपने देखा होगा, साल में एक बार होर्डिंग लगती है, वो लिखा जाता है 111 या 1100 ब्राह्मण पटकों का जनेऊ संस्कार लगाई गई। पेरियार साहब दलितों पिछड़ों के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने एक दिन पहले अपनी मीटिंग बुला ली और उन्होंने कहा राज्य में जितने सुअर हों रात के पहले नहला दिया जाए और पीला जनेऊ पहना के छोड़ दिया जाए। जब सुबह देखा गया तो जनेऊ पहले तमाम सुअर नालियों में जनेऊ पहने घूमे, तो लोगों ने कहा उसे मुकदमा किया। उन्होंने कहा मुकदमे में आदि व्यक्ति हुआ करते थे और उससे समाज सुधारक को जब एक पिछले वर्ग से या कभी पिछले परिस्थिति से निकलकर अपना आंदोलन चलाते थे। और पेरियार साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जो तमिलनाडु में निकलते थे तो उनके पीछे लोग नगाड़ा ढोल लेके चलते थे और चिल्ला के चलते थे लाउड स्पीकर से कि सावधान, पाखंड बात के साक्षात देवराज पेरियार जी रामास्वामी को नायकन बना रहा है। ऐसे बदला करते थे। उन्होंने जब जस्टिस पहले आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, उस सबसे पहले वो नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। तिरोड नामा नगर पालिका के अध्यक्ष थे। उनकी प्रतिभा को देखकर कांग्रेस ने उन्हें तमिलनाडु प्रांत का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस कांग्रेस में दलित पिछड़ों का सम्मान और अधिकार नहीं मिल रहे, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। वही आंदोलन बाद में जस्टिस पार्टी के रूप में बदला। वही आंदोलन जस्टिस पार्टी के वो बाद में वो डीएम के द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, द्रविड़ कहते हैं दलित को, मुनेत्र कहते हैं मुस्लिम को, कड़गम कहते हैं संगठन को। दलित मुस्लिम संगठन नाम से उन्होंने एक संगठन बनाया और अपने शिष्य अन्नादुराई को उन्होंने मुख्यमंत्री बनवा दिया था। 50 के दशक में आजादी के बाद से उन्होंने अपना पहला मुख्यमंत्री बनाया था। आज लोग चिल्लाते हैं इस पार्टी की लहर थी, उस पार्टी की लहर थी। और साथियों, ये पेरियार साहब की ताकत है। तमिलनाडु में आज 60 वर्षों से कोई दूसरी लहर ही नहीं चल पाई। वहां आज भी पेरियार बहुत से लोग यहाँ कहते हैं अगर हम पेरियार साहब को मानने लगेंगे हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, हम प्रधानी हार जाएंगे, बहुत लोग कहते हैं विधायक हार जाएंगे। हमने उन लोगों से कहा, हमने खुद पेरियार साहब कितने बड़े नेता रहे और तुम कहते हो उनका नाम ले रहे। इसका मतलब है कि तुम उस विचार को सही जगह ज्यादा लोगों में पहुंचा नहीं पा रहे, इसलिए आप ये कह रहे। धार्मिक भय इतना बहुत ज्यादा हमारे समाज में इतना बढ़ चुका है कि अगर दाढ़ी बनाने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि आज कौन कौन दाढ़ी बनाएंगे ना बनाएंगे। आप समझ लो, आप मनुष्य कहलाने के लायक, अगर दाढ़ बाल बनाने के लिए दिन को अगर ढूंढना पड़ता है तो आप मनुष्य कहलाने के लायक नहीं। आखिर क्या ये अपने ऊपर धार्मिक अंधविश्वास का लवादा ओढ़े हो और हमने पंडित से मिलवाया, उड़ रहे मिल पाए, इसलिए वो हमारे साथ विवाह नहीं हो पाए। अब आप खुद सोचिए कि आपका बेटा 25 साल का आपका बेटा आपके घर में रहा, दूसरे की बेटी 24 साल की बेटी 24 साल उसके घर में रही। अपने बेटे के गुण तुम्हें मालूम है, उसकी बेटी के गुण उसे मालूम है, और तुम कुशवा कहा रहे हो। इससे बड़ी मूर्खता हम लोगों ने पशुआ में जो सबसे मुझे लगता है कि पूछ रहे शादी कब करें, तो हमने कहा वो अगला इतवार पड़े उसे इतवार कर देना चाहिए। तो उसने हमने पूछा कि यार ये तुमने शादी बताई, वो तुमको लगना ही नहीं है। जेठ पड़ती है, अब एक फुलारी दूध पड़ती है, फागुन पड़ती है, कितनी शुभ मानी जाती है हमारे यहाँ कि जिसमें अंधाधुंध शादी करते। अब एक आदमी उस शुभ लगन छटवा के निकला, उसे गाड़ियां करनी है, जहाँ जाता है
इस वक्त गाड़ियां नहीं मिलती हैं, वो मारा मारा घूम रहा। अगर सुबह होती तो उसे गाड़ी मिल जाती, कहाँ जाता, हलवाई मिल नहीं रहा, टेंट मिल नहीं रहा, वो जहाँ कहीं जाता है वो वहां से अपमानित होकर बैरिज लौटता है और 1 रुपए की चीज को 1.5 रुपए चुकाता है। ये भैया कैसी शुभ लग रहा है, ये तो अशुभ हुआ। तो क्या हमें आवश्यकता नहीं है? हम क्या 85% नहीं है? कुल आबादी का 27% आरक्षण हमको 91 96 में मिला, 98 में मिला, हम सोते रहे। और उस तब वहां 67% आरक्षण हुआ करता था तमिलनाडु में। अब जब बढ़ा है, सोच का दायरा बढ़ा है, तो संघर्ष का भी दायरा बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम संघर्ष का दायरा सब लोग मिलकर के नहीं बढ़ाएंगे और अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ेंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को माफ करेंगी। और पीढ़ियां उन्हीं को याद रखती हैं जो चाहे पिता हो चाहे बाबा हो, अगर हम अपनी संपत्ति पीकर के शराब के नशे में बहा दे तो हमारा बेटा इनको गाली देगा, और अगर हम उसके लिए कुछ ऐसा बेहतर आज की तारीख से बेहतर उपलब्ध करवा देते हैं तभी वो हमें याद करेगा। तो आपके समाज के हैं कि उनके भाड़े के व्यक्ति वो उनको मात्र उनके कार्यों को मात्र देते हैं, उनके एजेंडे को लागू करते हैं कि आपके दर्द से उनको कोई सहानुभूति। आज एक विचार गोष्ठी का आयोजन